भारत चाहे जितने जुल्म ढाले वो कश्मीरियों के जज्बे आज़ादी को कम नहीं कर सकता। ये आवाज़ जो है श्रीनगर में पहुंचेगी, जम्मू में पहुंचेगी। मैं कहती हूँ उनके डीएनए में है मोहब्बत और जो सपोर्ट है कश्मीरी कौम के साथ, तो हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। असल जो पाकिस्तान में कमी है, फिनिशर पाकिस्तान के पास नहीं है। And it's not all about money at the end of the day, it's about being a good human too. और डगी भाई के कितने फॉलोअर्स? भारतीय फौजी क़यादत के हालिया खोखले बयानात बढ़ती मायूसी की निशानदेही करते हैं। किसी भी मुहिमजोई का पाकिस्तान मुकम्मल ताकत के साथ जवाब देगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया। 267वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फितना खारिज की जानिब से अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर भी तशवीश जाहिर की गई। कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है, पूरी कौम यकजुबान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कौमी यकजहती कश्मीर, बहादुर कश्मीरियों के अज़्म व हौसले को सलाम पेश करने का दिन। चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स की खिड़की तोड़ फरोख्त। ऑनलाइन के बाद काउंटर सेल पर भी शायकीन टूट पड़े। कौमी टीम के पास इवेंट की तैयारी का बेहतरीन मौका। कीवी टीम लाहौर पहुंच गई। सैफरी की सीरीज का आगाज 8 फरवरी से होगा। कराची में बच्चों की गुमशुदगी के बढ़ते वाक़यात से वालिदैन परेशान। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगाही बहुत ज़रूरी है, लेकिन वालिदैन को इनसे तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक कैसे ट्रेन कर सकते हैं, एक्सपर्ट से जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और सोशल मीडिया पर 2023 में आई के जरिए जीते गए केस की 2025 में चर्चे। वकालत के मुस्तकबिल को लेकर बहस जारी। क्या वाकई मसनूई ज़हानत वकला की नौकरी खाने वाली है? बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद। दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सोनिया सुंदस और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। आज का दिन एक बहुत अहम दिन है और इस दिन की मुनासबत से हम आज का ये पूरा प्रोग्राम सेटअप करके बैठे हैं। आज का दिन इस बात की गम्माज़ी करता है कि हमारा हर बच्चा, हमारा हर बूढ़ा, कराची से लेके खैबर तक और दुनिया के कोने कोने तक जहाँ जहाँ इंसान बसते हैं, जहाँ जहाँ इंसानियत को समझा जाता है, उन सब की एक ही सदा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज यौम यकजहती कश्मीर है, वो दिन कि जब पूरी कौम कश्मीरियों के शाना बशाना खड़ी है और दुनिया को ये पैगाम दे रही है कि भारत चाहे जितने जुल्म ढाले वो कश्मीरियों के जज्बे आज़ादी को कम नहीं कर सकता। आज भी हमारा है कश्मीर, सारे का सारा कश्मीर हमारा है। यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से खुसूसी गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में, लेकिन उससे पहले कुछ बताना चाहेंगे आप? उससे पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया है कि पाक फौज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। 267वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की सदारत करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि भारतीय फौज के खोखले बयानात बढ़ती मायूसी की निशानदेही करते हैं। किसी भी मुहिमजोई का पाकिस्तान मुकम्मल ताकत के साथ जवाब देगा। फोरम ने फितना खारिज की जानिब से अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार भी किया। हमारे साथ मौजूद है साबिक सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान। अस्सलाम वालेकुम मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। काबिज भारतीय फौजी जारियत के खिलाफ आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी यौम यकजहती कश्मीर मनाना है। सबसे पहले तो इस दिन की मुनासबत से आपसे मैं एक पैगाम ज़रूर लेना चाहूँगा सर। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि अहले जम्मू कश्मीर, बिलखुसूस मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोग आज महसूस करेंगे कि पूरा पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर और दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानी और कश्मीरी उनके साथ खड़े हैं, वो तन्हा नहीं हैं। और ये दिन इसीलिए हर साल मनाया जाता है कि शकूक व शुबहत पैदा करने की कोशिश की जाती है, हमारी हम आहंगी की, हमारी यकजहती की कश्मीरियों के साथ। तो आज जब यहाँ रैलीज़ होंगे, सेमिनार्स होंगे और उसके बाद दुनिया भर में पार्लियामेंट्स के सामने मुजाहरे होंगे, या दुनिया भर के जो आज़ादी पसंद लोग हैं जो कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत करते हैं, वो अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। ये आवाज़ जो है श्रीनगर में पहुँचेगी, जम्मू में पहुँचेगी, मकबूजा जम्मू कश्मीर के गोशे गोशे में सुनी जाएगी और उसके अलावा भारत में सुनी जाएगी, भारत के ऐवानों में सुनी जाएगी कि सिर्फ इंतखाबात करने से या इंतखाबी तब्दीलियाँ करने से या जो उन्होंने आबादी का तनासब तब्दील किया है उसकी वजह से मसला कश्मीर दफन नहीं हो जाता। ये उनकी खाम ख्याली है। मसला कश्मीर ज़िंदा है और हमारी जद्दोजहद भी जारी है।
मसूद साहब, कल आर्मी चीफ के ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई है, जिसमें आर्मी चीफ ने किसी भी मुहिम जोई के ख़िलाफ़ भरपूर एक्शन का ऐलान किया है। मुल्क में दिफा के मामले पर कोई समझौता ना करने का मौक़िफ़ भी सामने आया है। कैसे देखते हैं आप मौजूदा हालात में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को? दो किस्म की मुहिम जोई हो रही है, एक जो है अमली है और दूसरी ज़बानी है। एक जो बलूचिस्तान में या दूसरे इलाकों में दहशतगर्दी के वाक़यात किए जाते हैं, उसके पीछे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, और इस तरीके से गुज़श्ता साल 2024 में भी कई कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। ये एक ऐलान जंग है और एक तरीके से पहले से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर दिया गया है। दूसरा जो है राजनाथ सिंह या उनकी काबीना के दूसरे अरकान या भारतीय जनता पार्टी के इंतहा पसंद ये कहते हैं कि वो आज़ाद कश्मीर के ऊपर हमला करेंगे। मैंने कहा है कि इसके रद्द-ए-अमल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने मक़बूज़ा जम्मू कश्मीर में जराइम के ऊपर पर्दा डालने के लिए इस किस्म के बयानात देते हैं, ताकि पाकिस्तान दिफाई बयानात दे और यहाँ से कोई सफाइयाँ पेश करे या यहाँ से कोई दलाइल पेश करे। तो मैं समझता हूँ कि जो आर्मी चीफ़ का पैगाम है वो बहुत वाज़ेह है और पूरे पाकिस्तान के जज्बे और इरादे की अक्कासी करता है। मसूद साहब, इतने साल बीत गए हैं, दहाइयाँ बीत चुकी हैं और पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा से लेके दुनिया का हर दर खटखटाया है डिप्लोमेटिकली कि ये मामला सॉल्व हो सके, लेकिन अभी भी वो चीज़ नहीं हो पा रही है। अब क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ने तो इन सालों में अपने मौक़िफ़ को पूरी दुनिया के सामने बेहतरीन अंदाज से पेश करने की कोशिश की है, लेकिन दूसरी जानिब दुनिया का आलमी ज़मीर, और मुझे ये बात कह लेने दीजिए कि सिर्फ कश्मीर के मामले पे नहीं, वो कहते हैं ना कि खून मुस्लिम जो है वो सस्ता है। मेरे ख़्याल से हमने देखा भी पूरा साल किस तरीके से फ़लस्तीन में मुसलमानों का खून बहाया गया, दुनिया खामोश रही। इससे पहले चेचनिया में मुसलमानों का खून बहाया जाता रहा, दुनिया खामोश रही। कश्मीर में ये तमाम तर मामला होता जा रहा है, ख़ातीन की अस्मत दरी, बच्चों को अबडक्ट कर लेना, लोगों के घर मसमार कर देना, आग लगा देना, उनको मिसिंग कर देना। आलमी ज़मीर के हवाले से मैं चाहूँगा प्लीज़ शेयर योर 2 सेंस, और हम किस तरीके से इसको मज़ीद झंझोड़ सकते हैं? देखिए, आप सन 1950 की दहाई में चले जाएं तो उस वक्त जो है हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुक़ात थे, हम अमेरिका के हलीफ थे। तो उस वक्त जो है हमने देखा कि बहुत दर्जन भर करारदादें पास हुई कश्मीर के लिए, कश्मीर की हिमायत में और कश्मीर के हक़ खुदरादियत को तस्लीम करने के लिए। लेकिन वक्त के साथ साथ हिंदुस्तान की एक जो मैं समझूंगा मैनिपुलेटिव डिप्लोमेसी और हक़ाइक़ को छिपाने की एक पॉलिसी जो रही है, और दूसरे उनका जुल्म और इस्तबदाद जो कश्मीर में जारी रहा है, इसकी वजह से और बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात में पेचीदगियों की वजह से वो मकसद हम हासिल न कर सके जो सन 1947 में हासिल करना चाहिए था, जो सन 1948 में हासिल करना चाहिए था, जो सन 1958 में हासिल करना चाहिए था, और आज भी हम उसी जद्दोजहद में हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि भारत का एक वार ये भी है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के एतबार से कि पाकिस्तान के लोग मायूस हो जाएं, अहले जम्मू और कश्मीर मायूस हो जाएं और वह हिंदुस्तान के गैर कानूनी कब्ज़े को कबूल कर लें। तो ये एक साइ वॉर है, नफसियाती जंग है जिसका हमें मुकाबला करना है। आपने दूसरा जो नुक्ता उठाया, मैं उससे पूरा इत्तफ़ाक़ करता हूँ। जो बैनुल-अक़वामी कानून बनाया गया है, जो बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन हैं, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, उनका एक वाज़ेह ज़ाविया है जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ रहा है। और आपने ख़ुद मिसालें दी, बीसियों और मिसालें हैं जिसमें मुसलमानों को शक की नज़र से देखा जाता है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ जब जुल्म सितम हो रहा होता है तो वही बैनुल-अक़वामी क़वानीन जो दूसरों के ऊपर नाफिज होते हैं, मुसलमानों के ऊपर नाफिज नहीं होते। इसमें हमें सबक ये सीखना है कि हमारी जद्दोजहद जारी है, अहले जम्मू कश्मीर और अहले पाकिस्तान हक़ पे हैं, लेकिन इस वक्त जो है किसी वजह से भी हमें अपनी इस जद्दोजहद को ख़त्म नहीं करना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि आज की इस जंग जो हो रही है ख़ास तौर से इत्तलात के मैदान में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा अपना एक इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम होना चाहिए जिसमें हम एक दूसरे को सच बता सकें और उसका दिफा कर सकें और अपनी तहरीक को तेज़ तर कर सकें।
बहुत शुक्रिया मसूद खान साहब, इस अहम दिन पे आप हमारे साथ मौजूद थे और अपनी आरा से हमें आगाह कर रहे थे। तो आज यौम यकजहती कश्मीर है और ये बात जान लीजिए कि ये महज एक आम छुट्टी का दिन नहीं जो आप घरों में बैठ के गुजारें, निकलिए बाहर, क्योंकि पूरे मुल्क में कश्मीरी बहन भाइयों से यकजहती के लिए मुख्तलिफ़ मकामात पर रैलियाँ और जलसे जुलूस का इनकाद भी हो रहा है। तो नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सलमान, बहुत अहम दिन है आज का, कहाँ कहाँ पे रैलियाँ निकाली जाएंगी, ज़रा बताइए। जो बिल्कुल आज यौम यकजहती कश्मीर है और जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हक, सच और इंसाफ को मानने वाले लोग जो हैं वो कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं ताकि मकबूजा कश्मीर के मजलूम कश्मीरी अवाम जो कि तकरीबन 70 बरस से भारत के जुल्म, सितम, बर्बरियत और जारियत का सामना कर रहे हैं, उनके साथ मुकम्मल इजहार यकजहती किया जा सके। और ये इजहार यकजहती उस हवाले से है जो कि अक़वाम आलम का वादा है कश्मीरी अवाम से कि उनको उनका जायज़ हक़ खुद इरादियत दिया जाएगा। तो आज पाकिस्तान के अवाम की तरफ से ख़ास तौर पर इसी हक़ खुद इरादियत के हवाले से कश्मीरी अवाम के साथ भरपूर अंदाज में इज़हार यकजहती किया जा रहा है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद के डी चौक में। ये एक बड़ा तारीख़ी मकाम है, यहीं पर हम देखते हैं कि मुल्क की बहुत सारी सियासी मूवमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर पहुँचती हैं, लेकिन आज यहाँ पर कोई सियासत नहीं हो रही, सिर्फ कश्मीर की बात की जा रही है, कश्मीरी अवाम की बात की जा रही है। और अब से कुछ देर में तवक्को है कि एक रैली जो कि दफ्तर ख़ारजा से निकाली गई है, जिसकी क़यादत वफाकी वज़रा कर रहे हैं, जिसमें दफ्तर ख़ारजा के हकाम भी शामिल हैं, वो रेडियो पाकिस्तान चौक से होती हुई यहाँ पर डी चौक में पहुँचेगी, जहाँ पर उसके लिए एक ख़ास तौर पर एक स्टेज भी बनाया गया है। कश्मीर के, आज़ाद कश्मीर के परचमों से, पाकिस्तान के परचमों से डी चौक को भरपूर अंदाज में सजाया गया है। मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर हम देख सकते हैं पोस्टर्स हैं, बैनर्स लगाए गए हैं जिसमें कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती किया गया है, भारत के जुल्म और बर्बरियत को उजागर किया गया है। तो इस रैली के ज़रिए, जिसमें इस्लामाबाद की तमाम जो सियासी शख्सियात हैं, तमाम सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो शामिल हैं, बच्चे शामिल हैं, नौजवान शामिल हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो मकातब फ़िक्र हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल हैं। और इसका मकसद यही है कि पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से एक आवाज़ के साथ कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती किया जाए कि मसला कश्मीर के हवाले से पाकिस्तानी अवाम का, चाहे उनका कोई भी पस मंज़र हो, एक ही मौक़िफ़ है और वो मौक़िफ़ ये है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ठीक है सलमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। आज यौम यकजहती कश्मीर पर एक ही अज़म है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में पाकिस्तानी यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं। तो आज के दिन के मुनासबत से ही कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा मुशाल मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुशाल साहब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यौम कश्मीर की मुनासबत से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बैनर्स आवेज़ा किए गए हैं। ये कश्मीरी आवाम का पाकिस्तानी क़यादत से वालेहाना मोहब्बत का इजहार है। इन बैनर्स पर मकबूजा कश्मीर की कठपुतली हुकूमत को आग तो लगी होगी, इस मोहब्बत को कैसे देखती हैं? देखिए, ये तो ना सिर्फ सरकारी सतह पे बल्कि अवामी सतह पे भी सारी कौम जो है, हर सेगमेंट जो है पाकिस्तान का, वो मैं कहती हूँ उनके डीएनए में है मोहब्बत और जो सपोर्ट है कश्मीरी कौम के साथ। तो हम तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं हमारे आर्मी चीफ़ के, हुकूमत के और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पाकिस्तान की, चाहे वो गवर्नमेंट है, अपोजिशन है और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, मीडिया के लोग। आप लोग भी एक जहाज़ चला रहे हैं कश्मीरियों के लिए, जो दुनिया भर में कश्मीरियों का पैगाम लेके जा रहे हैं। उसके साथ साथ लॉयर्स हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी, ट्रेडर्स अपना बिज़नेस बंद करते हैं, उनको इकोनॉमिक नुकसान होता है मगर वो कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। तो ये हमारे लिए एक, और दुनिया के लिए भी एक बहुत बड़ा पैगाम है कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में ये यकजहती की जा रही है, जो पाकिस्तानी कश्मीरी डायस्पोरा है उसके साथ साथ जो ग्लोबली है हमारे साथ, क्योंकि सबसे पुराना मसला है यूनाइटेड नेशंस में जो आज तक हल नहीं हुआ और दिन ब दिन इसके अंदर और भी ज़्यादा शिद्दत आ रही है एट्रोसिटीज़ की। अच्छा मुर्शद साहबा, मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 के ख़ात्मे के सालों बाद भारतीय हुकूमत ने दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए इंतखाबात तो करवाए थे, मगर क्या उमर अब्दुल्ला की कठपुतली हुकूमत के बाद भारतीय जबर में कुछ कमी आई? देखिए, ये तो कठपुतली हुकूमतें हैं, हमेशा आती रहती हैं ओवर द डेकेड्स, बल्कि यही वो ख़ानदान है जिन्होंने हिंदुस्तान की ऑक्यूपेशन को स्ट्रेंथन किया और वहाँ पे जब भी ये लोग आए तो इन्हीं असम्बलीज़ के थ्रू वो सारे खौफनाक काले कवानीन पास किए गए, जो टाडा पोटा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, जिसके तहत इंडियन फोर्सेस कुछ भी कश्मीरी कौम के साथ कर लें उनको वो पनिश नहीं किया जा सकता, अकाउंटेबल नहीं किया जा सकता। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर हैंड इन ग्लव
तो अवाम इनको पहले भी नहीं एतबार करती थी, ना अब करती है। और जो भी ये झूठे वादे करते हैं वो तो सबको ये इंडिया के बूट पॉलिश करते हैं और इन्होंने इनकी तरफ से कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं हो सकती। अच्छा मुश्ताक साहबा, कश्मीरी पूरी दुनिया में भारतीय मज़ालिम पर सरापा एहतजाज हैं। भारतीय काबिज़ हुकूमत ने जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़ रखे हैं। बरतानिया, अमरीका में भी बड़ी तादाद में कश्मीरी मौजूद हैं और बड़े बासर ओहदों पर फायज़ हैं। क्या वजह है कि मसला कश्मीर पर आलमी ज़मीर सोया हुआ है? लेकिन बात तो ये है कि दुनिया के सामने जो कुछ जुल्म हो रहा है कश्मीरियों के साथ, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ओवर द डेकेड्स हो रही हैं। स्पेशली जो 5 अगस्त 2019 को जो एक्शन इलीगल लिया गया जिसके तहत डेमोग्राफिक चेंजेस किए हिंदुस्तान ने, और अनऑफिशियली जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक 50 लाख इंडियंस को वहाँ पे डोमिसाइल दिए गए। तो ये जिस तेज़ी से एक मिनी इंडियन कॉलोनी में इसको तब्दील किया जा रहा है, डिसएनफ्रेंचाइज किया जा रहा है, वहाँ के लोगों को वहाँ से डिसलोकेट करके उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में शिफ्ट किया जा रहा है, तो ये एक बदकिस्मती है कि दुनिया देख भी रही है और जेनोसाइड जो सबसे घिनौना और सबसे बड़ा क्राइम है दुनिया के अंदर, उसको रोक नहीं रही है। तो ये तो वर्ल्ड ऑर्डर जो है दुनिया का, खित्ते का और दुनिया का अमन जो है वो लिंक्ड है विद अ पीसफुल सोल्यूशन ऑफ कश्मीर कॉज, क्योंकि ये वो वाहिद खित्ता है जो पूरी दुनिया में डिस्प्यूट जो है 3 न्यूक्लियर कंट्रीज़ के बीच में है। और हमने चंद साल पहले 2019 के अंदर भी 27 फरवरी को देखा था, न्यूक्लियर कोड्स एक्सचेंज हुए थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और हर वक्त ये आरएसएस की जो सरकार है ये हमेशा हमलों की बात करती है और हमले करती भी है, प्रॉक्सीज़ भी कर रही है, दहशतगर्दी भी कर रही है, टेरर नेटवर्क्स जो हैं इनके पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। ख़ास तौर पे इनकी टारगेट पर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर भी होता है और उसके थ्रू ये जो है फुल गेयर में ये अपनी दहशतगर्दी की उसकी ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर कर रहे हैं। तो जब तक ये दुनिया इनको रोकेगी नहीं तो एग्री विद यू मुश्ताक साहब, लेकिन इसका हल आखिर है क्या? मसला कश्मीर इंटरनेशनल मीडिया और आलमी प्लेटफॉर्म्स पर लॉबिंग की जाए और इस तरह कश्मीरी कैसे हिस्सा डाल सकते हैं? मसले का हल क्या है? देखिए, इस वक्त सख्त ज़रूरत है सबसे पहले फिलफॉल के रिवर्स किया जाए आर्टिकल 370 और 35A, और वो तभी हो सकता है जब हिंदुस्तान को इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंगली अकाउंटेबल किया जाएगा। और ख़ास तौर पे जो इनकी रूट कॉज है, जो जहाँ से ये दहशतगर्दी और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, वो आरएसएस है। आरएसएस और एचएसएस और मोदी सरकार है कि इनको इंटरनेशनल कवानीन के थ्रू प्रोसिक्यूट किया जाए, पनिश किया जाए। जो इंडियन फोर्सेस जो वॉर क्राइम्स ओवर द डेकेड्स कर रही हैं, ये सारी की सारी जो बातें हैं, जब तक कि इनको इंटरनेशनल अदालतों में नहीं लेके जाया जाएगा, घसीटा जाएगा, या यूएन मैकेनिज़्म के तहत नहीं इनको अकाउंटेबल किया जाएगा, ये तो वैसे भी इनका यूएन का मेंबर भी होना इज़ इलीगल एंड इनवैलिड, क्योंकि ख़ुद ये वायलेटर हैं सबसे बड़े इंटरनेशनल लॉ के। यूएन कमीशन ऑफ इंक्वायरी इसके ऊपर अर्जेंटली जो है बननी चाहिए, और उसके साथ साथ क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स जो बनने चाहिए, जिस तरह रवांडा और यूगोस्लाविया के यूनाइटेड नेशंस ने बनाए थे। इट्स अ सिमिलर सिचुएशन, बट बात यह है प्रेफरेंसेस की बात है। प्रेफरेंसेस यहाँ पे इनके आते नहीं है, तो ये तो एक ऐसा लावा फटना है कि फिर सब हाथ मलते रह जाएंगे, और वो सिर्फ कश्मीरियों का नहीं होगा जेनोसाइड, वो पूरी दुनिया के अंदर वो आग फैलेगी। तो क्या आप उसका ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, और बहुत अहम दिन के मौके पे आप हमसे गुफ्तगू कर रही थी, इसके लिए भी बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब एक ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल, अब वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर आपको कहेंगे दुनिया बोले में खुशामदीद। और टिकट विकेट लिया आपने? मिल ही नहीं रहे, कहाँ से लूँ, मारा मारी चल रही है, टिकट नहीं मिल रहा है भाई। मारा मारी चल रही है। देखें, बात यह है कि खिड़की तोड़ रश तो हमने सुना था, लेकिन खिड़की तोड़ अवाम, खिड़की तोड़ अवाम, लोगों ने खिड़कियां तोड़ दी हैं जनाब। इस वक्त एक्साइटमेंट लेवल ये है, हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें या ट्रायंगुलर सीरीज की, लोग इस वक्त लगे हुए हैं लाइनों में, और ऑनलाइन तो शुरू होते ही ख़त्म हो गए ना, ऑनलाइन तो शुरू होते ही ख़त्म हो गए। और जो काउंटर सेल थी, जो फिजिकल ये सीटीसी सेंटर है, यहाँ पे लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। जो काउंटर सेल थी उस पे एक जगह ऐसा भी हुआ, गालिबन लाहौर में ऐसा हुआ कि वहाँ पे जिसे हमारे लॉरी जो है वो थोड़े जज्बाती होते हैं, उनको टिकट नहीं मिला, उन्होंने कहा जनाब आओ खिड़की तोड़, रश के बाद हम खिड़की तोड़ के दिखा दें। तो ये तमाम तर मामला हो गए, वी डोंट एंडोर्स इट, लेकिन एक्साइटमेंट इतनी है, क्या करें भाई? हम यही बताना चाह रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि वो बस जाने किसी न किसी तरह टिकट मिल जाए, हम उतर जाएं,
क्रिकेट के ग्राउंड में उनके साथ ही देखने के लिए। कराची वालों को जो आपने टिकट लिया देखने चले जाइएगा। वैसे अब आई होप के हो जाएंगे, PSL वाले मामला नहीं होंगे। खैर, चैंपियंस ट्रॉफी की तुम बात करेंगे, उससे पहले पाकिस्तान के लिए मश्क एक बहुत ही उसकी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। ट्रायंगुलर सीरीज़ उसकी तैयारियां, इसका ट्रेनिंग कैंप जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वो आगाज़ हो गया है और पहले दिन नेट सेशन भी हुआ। अब क्या कुछ होगा और ड्रिल्स हो चुकी हैं, सब कुछ होगा, टीम कॉम्बिनेशन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। तो क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सैयद हैदर साहब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे और आप भी उतने ही एक्साइटेड होंगे जितने हम सब यहाँ पे एक्साइटेड हैं चैंपियंस ट्रॉफी और उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज़ को लेकर। सो लेट्स बिगिन विद द ट्राई नेशन। हैदर साहब, एक बहुत बड़ा सवाल उठा हुआ है और वो सिलेक्शन पे उठा हुआ है और उस पर हमने तमाम तर बात कर ली है। आपकी नज़र में क्या कॉम्बिनेशन लेके हम उतरने जा रहे हैं? अगर हम ओपनर को हटा दें, ओपनर तो हमें पता चल गया कि भाई फ़खर और बाबर कर रहे होंगे, उसके नीचे टिल 6-7 क्या हम कॉम्बिनेशन रखें जो हम आगे चैंपियंस ट्रॉफी की भी उससे हम जो है वो एक बना सकें, एक हमारा टीम बना सकें? देखें, 50 ओवर्स की गेम जो है वो काफ़ी डिफरेंट होती है टेस्ट क्रिकेट से भी और T20 से भी। वहाँ पे आपको सरवाइव करना होता है, टेम्परामेंट भी थोड़ा सा दिखाना होता है, थोड़ा सा एग्रेशन भी चाहिए होता है। पाकिस्तान को इस वक्त मिडिल ऑर्डर में तीसरे और चौथे नंबर पर एक अच्छे मुस्तनद बैट्समैन की ज़रूरत होगी। कामरान गुलाम शायद हो सकता है वन डाउन खेलें और सऊद शकील को भी अगर चांस देते हैं तो सऊद शकील जो है वो चौथे नंबर पे, या रिजवान चौथे नंबर पे खेलते हैं तो सऊद शकील हो सकता है 5वें नंबर पे खेलें। पाकिस्तान की शायद ये स्ट्रेटजी होगी। लेकिन ऑलराउंडर में सलमान अली आगा होंगे 6ठे नंबर पे। लेकिन असल जो पाकिस्तान में कमी है और काफ़ी अरसे से, बल्कि आज नहीं है, फिनिशर की कमी है। एक अच्छा फिनिशर पाकिस्तान के पास काफ़ी अरसे से नहीं है। जैसे अब्दुल रज़ाक होते थे, शाहिद खान आफरीदी होते थे, तो उन जैसे प्लेयर इस वक्त मौजूद नहीं है कि जब आप डेप्थ ओवर में जाते हैं, आखिरी ओवर्स में 44वें 45 ओवर से 50वें ओवर तक जब जाते हैं, तो आपको एक ऐसा बैट्समैन चाहिए होता है जो हिटिंग कर सके और तेज़ी से रन्स कर सके। ये फिनिशर पाकिस्तान के पास नहीं है। तो थोड़ा सा पाकिस्तान को जो ड्रॉबैक होगा वो फिनिशर में होगा। और अगर पाकिस्तान की ओपनिंग चल जाती है, जैसे कि फ़खर जमान 6 महीने के बाद पाकिस्तान टीम में आ रहे हैं, जबकि 1.5 साल के बाद वो वनडे खेलेंगे पाकिस्तान की तरफ से, वर्ल्ड कप में आखिरी दफ़ा इंडिया में खेले थे, तो उसमें पाकिस्तान को अभी ये पता नहीं है कि फ़खर की क्या खेलने की स्ट्रेटजी होगी। क्योंकि इतने लंबे अरसे के बाद जब कोई भी बैट्समैन टीम में आता है तो वो कोशिश करता है कि थोड़ा अपनी टीम में जगह बनाए। बाबर आजम अच्छी फॉर्म में नहीं है, टेस्ट में भी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अच्छी फॉर्म में नहीं थे। तो पाकिस्तान का ओपनिंग स्लॉट जो है वो नज़र तो बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन परफॉर्म कैसे करेगा ये अभी कुछ पता नहीं है। लेकिन पहला मैच जो न्यूजीलैंड के साथ है ट्राई सीरीज़ का, वो एक पाकिस्तान का पहला इम्तहान होगा और देखना यह है कि पाकिस्तान उसको कैसे रिएक्ट करता है। प्रॉब्लम यह है कि हम एक रिएक्टिव क्रिकेट खेल रहे हैं, प्रोएक्टिव नहीं खेल रहे हैं। पाकिस्तान को एक प्रोएक्टिव क्रिकेट चाहिए, जैसे माजी में हम खेला करते थे जब इंज़माम उल हक थे, शाहिद खान आफरीदी थे, अब्दुल रज़ाक थे, तो वो यूनुस खान थे। वो क्रिकेट अब नज़र नहीं आ रही। ये प्रॉब्लम रिएक्टिव और प्रोएक्टिव का जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी सर, आपने बात की अभी मैच फिनिशर्स की, तो हमने खुशदिल और फ़हीम को बतौर फिनिशर्स रखा तो है, कितनी उम्मीद है आपको इनसे? नहीं, मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है खुशदिल शाह से। और क्योंकि देखें, खुशदिल शाह ने ये तीसरी या चौथी मरतबा कमबैक किया पाकिस्तान टीम में, और उससे पहले उनका कोई एक भी ऐसा मैच नहीं है जिसे हम कह सकें कि उन्होंने कोई अच्छी फिनिशिंग की हो। उसके साथ फ़हीम अशरफ हैं। फ़हीम अशरफ का भी जो है एवरेज बड़ा ख़राब है। बैटिंग, वो एक बैटिंग ऑलराउंडर है, लेकिन जब बैटिंग ऑलराउंडर की ज़रूरत होती है एज ए बैट्समैन तो वो नज़र नहीं आते हैं हमें कहीं पर। फिर कहा जाता है कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, लेकिन बॉलिंग में भी नज़र नहीं आते। तो मेरे ख्याल में ये दोनों जो है, फिर दोनों बड़े अरसे के बाद टीम में आ रहे हैं। फिर वही बात आ जाती है, जब आप एक बड़े अरसे के बाद टीम में वापस आते हैं तो आप रिस्क नहीं लेते हैं, और फिनिशर को रिस्क लेना पड़ता है। ये सबसे अहम चीज़ है। तो अब ये दोनों आकर फिनिशिंग, और खुशदिल शाह तो मेरे ख्याल से बेंच पे ही रहेंगे, उनको टीम में जगह मुश्किल से ही मिलेगी। हाँ, फ़हीम अशरफ जो है वो टीम में खेलेंगे पहले मैच से, तो उनकी देखते हैं कि वो फिनिशिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये और उसमें हैदर साहब अब एक प्रॉब्लम ये भी है ना कि जिस तरह के प्लेयर्स हमने रखे हैं और जहां इन्होंने परफॉर्म किए, जी फ़हीम अशरफ हो गए, खुशदिल शाह हो गए, इन्होंने जाके बांग्लादेश की लीग में परफॉर्म कर दिया। उस्मान खान हो गए, उन्होंने पता नहीं कहाँ ILT और दुबई में जाके उन्होंने वहाँ पे परफॉर्म कर दिया।
हम सेलेक्ट करते हुए ये देख रहे हैं कि इन्होंने किस लीग में जाके परफॉर्म किया है, वो बॉलर्स कौन थे, किस लेवल के थे, वो हृदय और बांग्लादेशी बॉलर्स के ख़िलाफ़ वहाँ पे परफॉर्म करके आके और यहाँ पे आप मिचेल स्टार्क और पता नहीं किन किन को खेल रहे होंगे। ये आसमान ज़मीन का हम फ़र्क कर रहे हैं। हम तो शुरुआत से ही दूसरे नंबर पे आने की बात कर रहे हैं सर। बिल्कुल, आपने ये बड़ी टेक्निकली बात की है। बिल्कुल यही हमारा सवाल है कि आप T20 क्रिकेट जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है उसकी बुनियाद पर जब भी प्लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं तो आप जो है वर्ल्ड लेवल को compete नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही अहम सवाल है। आपने ले तो लिया है, लेकिन आप किस परफॉर्मेंस पे ले रहे हैं? आपने अगर बांग्लादेश की लीग पे लेंगे तो यहाँ पे वो प्लेयर्स आपको नहीं मिलेंगे, आपके सामने होंगे, तो फिर वहाँ पे वो क्या करेंगे? यही बात हम हमेशा से कहते आए हैं और मैं समझता हूँ यही गलती उस्मान खान के साथ भी की इन लोगों ने कि उस्मान खान ने PSL में परफॉर्म किया, उसको पाकिस्तान टीम में लिया, लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पे वो गए तो वहाँ पे नाकाम हो गए। अब यही चीज़ खुर्शीद शाह और फ़हीम अशरफ जो है वो बांग्लादेश लीग में उन्होंने 2-4 सुना है, मैंने लीग नहीं देखी है वो लीग कि उसमें 2-4 उन्होंने 6 अच्छे लगा दिए तो उनको टीम में नहीं लिया। लेकिन आपके पास जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से ये दोनों प्लेयर्स कहीं पे फिट नहीं होते हैं। आपके पास प्लेयर्स मौजूद थे जिनको आप टीम में जगह देते, टीम में शामिल करते तो आपको फ़ायदा देते। अब हमारी दुआ है खुदा करे ये कामयाब हो जाए और पाकिस्तान जो है वो अपने लेवल पे आके बेस्ट लेवल पे आके खेल सके, लेकिन उम्मीद बहुत कम है। और मुझे नहीं बल्कि पाकिस्तान में इस वक्त जितने भी क्रिकेट पे नज़र रखने वाले हैं सबका ये ख्याल है कि बहुत मुश्किल है कि ये इस बड़े लेवल पे आके परफॉर्मेंस को दे सकेंगे। बिल्कुल सैयद हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और आगे भी हम आपको ज़हमत देते रहेंगे। क्रिकेट जो है वन स्पोर्टिंग नेशन है हम, और अगर उसके साथ ही ऐसा होगा तो फिर हमारे पास सिवाय बात करने के लिए क्या रह जाएगा। उम्मीद कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। वैसे उम्मीद और दुआ तो हमारे हर वक्त ही कहते रहते हैं, वो एक गोल्डन प्रिंसिपल मैंने बना लिया है। हम जीत गए तो अल्लाह शुक्र, हम हार गए तो अल्लाह सबर। इसके अलावा जिस तरह की टीम है ना उस पर यही है। लेकिन वैसे सिर्फ दुआ और उससे काम नहीं चलता ना, मतलब खेलना भी पड़ता है। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ कि जिस तरह की टीम है उस पर जीत गए तो अल्लाह शुक्र, हार गए तो अल्लाह सबर, यही हो सकता है। हम एक साइम अयूब क्या इंजर्ड हुए, उस इंजरी ने पूरी टीम जो है वो हिला के रख दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और टिकटॉक पे तो होंगे आप? नहीं है आप? तो आ जाएं क्योंकि पता नहीं आगे क्या होने जा रहा है। डू यू नो दैट? अच्छा, टिकटॉक के हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस वक्त लाखों में करोड़ों में लोग जो टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं वो सुन लें ये खबर कि हो सकता है कि अमेरिका टिकटॉक ख़रीद ले। अमेरिका के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये कहा है कि जी हम टिकटॉक ख़रीदने जा रहे हैं और देख लें अब क्या आप क्या कर सकते हैं। बाय द वे ये खबर जो है ये परसों ही आई और इसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जी हम एक सॉवरेन वेलफेयर फ़ंड क्रिएट करेंगे और उसके बाद फिर हम ये टिकटॉक जो है उसको हम ख़रीद लेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जी इस वक्त 170 मिलियन अमेरिकन यूज़र्स हैं टिकटॉक के। अब हमने देखा है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तब से वो इस तरीके के डिसीजंस ले रहे हैं। पहले उन्होंने अच्छे डिसीजंस भी लिए हैं। वेल ये कनाडा तो नहीं कहेगा कि वो अच्छे डिसीजन है या नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने पाबंदियां या टैरिफ उनकी चीज़ों पे, तो खैर टिकटॉक पे आ जाएं और टिकटॉक पे आ जाएं इससे पहले कि टिकटॉक चला जाए और वो अमेरिका के पास चला जाए और फिर उसके बाद पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप टिकटॉक के साथ क्या करेगा। आई वंडर। अभी एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ज़रा टिकटॉक गो थ्रू करके आते हैं। आप लें ब्रेक, हम ज़रा टिकटॉक देख के आते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। किसका देखना है टिकटॉक? आपको कहेंगे एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया बोल है, योर किक स्टार्ट टू योर मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इससे पहले कि हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब जाएं, हम अभी पिछले पूरे घंटे में सुनिए वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट आलमी ज़मीर द वर्ल्ड कॉन्शियंस, कि वो कब जागेगा। जो हम ये ख़बर बताने जा रहे हैं उससे अंदाज़ा तो नहीं होता कि ये बहुत जल्द जागेगा, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो कि अपने फायरी बयानात की वजह से बहुत मशहूर हैं, अब उन्होंने एक नया बयान दे दिया है। और वो बयान नहीं है, वो एक जिसको कह लें धमकी कह सकते हैं। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ खड़े होके उन्होंने ये बात की है कि अब हम जो गज़ा की पट्टी है
उस पर करेंगे कब्जा, हम उसके मालिक होंगे। उनके एग्जैक्ट वर्ड है वील ओन द गाजा स्ट्रिप। अच्छा, वो कहना उन्होंने ये चाहा था कि जी हम वहाँ पे इस्तेहकाम लाएंगे, हज़ारों मुलाजमतें पैदा करेंगे और जो तबाहाली हुई है उसको ठीक करेंगे और ये सारे मामला ठीक करेंगे। इसके लिए वो फार्मूले भी देते रहे हैं। उर्दन और मिस्र जो है वो जो गाज़ा वासी हैं उनको वहाँ पे ले जाएं और वहाँ उनको सेटल करें, तब तक हम गाज़ा बनाएंगे। इनके ये दोनों मॉडल्स पहले से ही फेल्ड हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द अमेरिकन पॉलिसीज़ 2010 के बाद से, तो कोई भी ऐसी पॉलिसी वो पूरी दुनिया के लिए खातिर खा या सूदमंद साबित नहीं हुई है, क्योंकि अगर आप बात करते हैं उर्दन और मिस्र की तो वो इस मॉडल को रिजेक्ट कर चुके हैं। और अगर आप बात करते हैं इस चीज़ की कि जी हम रिहेबिलिटेट करवाएंगे, हम चीज़ें बनाएंगे और ठीक कर देंगे, तो इराक़ और अफ़गानिस्तान इसका मुंह बोलता और मुंह चिढ़ाता सबूत है कि व्हाट यू हैव बीन डूइंग ऑल अराउंड द ग्लोब, और उससे आपको नताइज नहीं मिले और आपका असलहा जो कि अफ़गानिस्तान में आप छोड़ के भागे हुए हैं और आपकी वो तबाहकारियाँ जो कि आप इराक़ में छोड़ के भागे हुए हैं, आज भी आपका मुंह चिढ़ा रहा है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। शायर कहते हैं, बल्कि बहुत ही हमारे अच्छे शायर साबिक जो वाइस चांसलर हैं पीरज़ादा कासिम, उनका ये शेर है, मैं ऐसे शख्स को जिंदों में क्या शुमार करूं जो सोचता भी नहीं, ख्वाब देखता भी नहीं। देखिए ख्वाब देखिए, बड़े ख्वाब देखिए और फिर उन्हें पूरा करने के लिए जुट जाइए, क्योंकि अगर नीयत साफ़ हो तो मंजिल आसान है। और आपने सुना ही होगा कि जब आप कुछ नियत करते हैं, कुछ करने का इरादा करते हैं, तो फिर कायनात जो है वो आपको उससे मिलाने के लिए जुट जाती है। बाय द वे ये शाहरुख खान ने नहीं कहा था, ये गालिबन आई नो दैट किसने कहा था? जी ये एक अरूमी का भी है और उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं Sigmund जो Freud। सेम यही बात को आगे पीछे डिफरेंट लफ्जों में कहते हैं। मैनिफेस्टेशन इज़ बेसिकली नियत करें, उस काम के लिए आगे बढ़ें, जो आप वाइब्स देंगे, जो आप सोचेंगे, उसके बाद वो आप हासिल कर लेंगे। और ऐसी ही एक आज स्टार, मैं तो स्टार ही कहूँगी कि पाकिस्तान की यंगेस्ट खातून कमर्शियल पायलट मनैल फ़ारूकी हैं जनाब, वो हमारी आज की स्टार हैं। जी हाँ, मनैल फ़ारूकी सिर्फ 18 साल की उम्र में पाकिस्तान की कम तरीन खातून एयर एम्बुलेंस पायलट बन गई हैं। मनैल ने अपनी सख्त तरबियत और सर्टिफिकेशन इस उम्र में मुकम्मल की जब बहुत से लोग अभी यूनिवर्सिटी शुरू कर रहे होते हैं, यानी कि अभी बहुत से लोग यूनिवर्सिटी जाएंगे और मनैल इज ऑलरेडी ऑन द स्काईज और टिकटॉक्स बना रहे हैं। बाय द वे आई वुड लव अ टिकटॉक ऑन स्काई एज वेल। सो बट मनैल आज हमारी मेहमान हैं, उनसे हम बात करते हैं और इनसे ख़ास के ये बात भी करनी है, इनकी जर्नी भी हमने पूछनी है। लेकिन मनैल का यहाँ पे आना, इट ओपन्स एन अपॉर्चुनिटी कि आप लोग देखें और अपने बच्चों को बताएं कि देयर इज़ नॉट ओनली डॉक्टर इंजीनियर जिसके आप बन सकते हैं। तो मनैल को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मनैल, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड अ ब्रिलियंट फीट और ऑब्वियसली इस वक्त जो है वो यू विल बी इन द स्काईज, ठीक है ना। तो कैसा फील कर रही है? यू आर द यंगेस्ट, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि बहुत से लोग हैं जो 8-8 साल से लाइसेंस उसको नहीं मिला, लेकिन लेकिन आपको लाइसेंस मिला। सो पूरा प्रोसेस कैसा रहा आपका, कैसी रही जर्नी आपकी? Obviously, अब लाइसेंस मिल गया, it's something that's really honorable for me, but more than that, I feel like my parents and instructors are so proud of me. There are so many छोटे छोटे बच्चों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें बताएं कि how do we become a pilot, because I remember जब I wanted to become a pilot, उस वक्त there were not many people in aviation who were out there on social media to tell you. So I hope that I can open that door for people एंड मैं उनको बता सकती हूँ कि पायलट बन जाओ, बहुत अच्छी फील्ड है ये, एंड सिर्फ डॉक्टर बनना ज़रूरी नहीं है, लाइक यू आर सेइंग। वैसे मतलब ख़वातीन ना अमूमन इस फील्ड में नहीं आती हैं, है ना। मोस्टली मैं देखती हूँ डॉक्टर ही बननी होती हैं, गायनी में चली जाती हैं या डर्मेटोलॉजिस्ट हो जाती हैं। आप किसी से इंस्पायर्ड थी या एक होता है बचपन से ख्वाब होता है कि जी नहीं मुझे प्लेन फ्लाई करना है, आपने किस तरह से ये चूज़ किया? मेरा घर एक्चुअली कराची जो रनवे उसके अप्रोच पाथ के नीचे आता है, तो बचपन से आई हैव बीन सीइंग प्लेन्स लैंड एंड आई कुडंट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। So that was your inspiration, right? अच्छा मनैल, अब थोड़ी सी जर्नी के बारे में बताइए। आपने पढ़ाई की, हाउ डिड यू एंड अप हेयर, उसको कितना टाइम लगा, क्या क्या प्रोसेस होता है? ये स्पेसिफिकली मैंने इसलिए पूछा ताकि हम बच्चों को बता सकें कि अगर वो इफ़ दे वांट टू डू दिस एंड दे शुड डू दिस, तो वो क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके से वो यहाँ आ सकते हैं? सो टू अप्लाई फॉर योर फ्लाइंग स्कूल आपको मिनिमम A लेवल्स या इंटर हुआ होना चाहिए। सो फॉर मी मैंने अपना O लेवल स्कूल से किया था एंड देन उसके 3 महीने बाद मैंने एक्सेलरेटेड A लेवल्स दे दिया था। ठीक है। सो लॉट ऑफ पीपल बोला है कि इसने पढ़ाई इतनी जल्दी कैसे, तो इस तरीके से मैंने की थी। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव एनी सेटिंग गोइंग ऑन एनीवेयर, so this is how I saved 3 years. Then once you want to apply for flying school,
आपका मेडिकल होता है जो सिविल एविएशन कंडक्ट करता है, आपकी इक्विवेलेंसी देखते हैं वो लोग, एंड फॉर दैट मेडिकल आईसाइट एंड अदर स्टफ, आईसाइट, ब्लड, उसमें इट्स लाइक एवरीथिंग। मेडिकल इज समथिंग दैट इफ यू फेल, हम बोलते हैं कि एज अ पायलट बैकअप होना जरूरी है, बिकॉज मेडिकल आपको नहीं पता होता कभी भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम यू कैन फेस, एंड इफ योर मेडिकल्स गॉन देन यू कैन नॉट बी फ्लाइंग। मतलब मेडिकली फिट होना सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी है वो। एंड देन एग्जैक्टली, फिर आपकी एजुकेशन आती है, ठीक है, फिर आपकी एक सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है। वंस यू आर क्लियर्ड विद दीज 3 थिंग्स देन यू कैन स्टार्ट योर ग्राउंड क्लासेस इन अ फ्लाइंग स्कूल। 4 से 5 महीने की ड्यूरेशन होती है उसकी। उसके बाद अब अपनी फ्लाइंग शुरू करते हैं अपने एग्जाम्स से। तो 18 एग्जाम्स, 70% पासिंग मार्क्स होते हैं उसके, एंड इफ़ यू रीसिट लाइक थ्राइस, 4th टाइम योर प्रोग्रेस इज निल, यू नीड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। जब भी हम ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाते हैं, अभी सोनिया गई भी थी ना, आपने वो किया भी था, सो उस वक्त अगर आप गाड़ी रिवर्स कर रहे हैं और वो कहीं गलती से लग गई तो कहते नहीं जी आप दोबारा करें, आपके पास फ्लाइंग में ये चांस तो नहीं हो सकता होगा? अगर कहीं लग गई तो आप डायरेक्ट ऊपर गए, कहीं लगेगी काम, फिर अल्लाह ना करे। कुछ ना कुछ हुआ तो होगा, कोई एक्सपीरियंस कुछ तो हुआ होगा ऐसा कि आपने कहा ओह हो ये लगने वाला, या कोई ऐसी चीज़ जिस पे खुद ही अंदर हंस पड़ी हो कि ये मुझसे क्या हो गया, कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करें। मुझसे तो शुक्र है गलती नहीं हुई थी, इट वाज अ जनरल फॉल्ट, वी वर टेकिंग ऑफ एंड हमारा इंजन का आरपीएम जो है ड्रॉप्ड, सो हम वापस रनवे पे आके लगे थे। इट वाज अ टेक्निकल फॉल्ट। इट वाज अ टेक्निकल फॉल्ट। अच्छा, कितना साउंड होना, अब एक तो हो गई आपकी फ्लाइंग सारी चीज़ें ना, एयर टेक्नीशियन या एरोनॉटिक्स दैट्स अ डिफरेंट थिंग, और फ्लाइंग इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन एक पायलट को, मे इट बी कमर्शियल और मे इट बी एनी अदर, कितना ज़्यादा ज़रूरी होती है और इस चीज़ पे भी कितना फोकस किया जाता है, यानी कि आप लोगों को भी जहाज़ के पार्ट पुर्जे उन सब का, इसका भी आपको तमाम तर तालीम दी जाती है? Obviously we know at least the general knowledge about it because बहुत चीज़ें होती हैं, it's all interlinked. हम cockpit में होते हैं but the instruments in the cockpit are interlinked to everything that's going on even outside the airplane. So obviously that's something that we need to be responsible about. एंड ट्रेनिंग में तो अब 1 या मैक्सिमम 2 होते हैं, बट इफ़ यू कमर्शियली फ्लाइंग 400 लोगों की जान आपके हाथ में होती है, इट्स नॉट अ स्मॉल डील, इट्स अ बिग रिस्पांसिबिलिटी दैट कम्स विद द। इनकी बातों से सोच रही हूँ फैसल के इसके लिए मेंटली एक्टिव रहना, विजिलेंट रहना और स्ट्रॉन्ग रहना कितना ज़रूरी है। मैं छोटी सी एक बात आपसे शेयर करूँगी। अभी लास्ट फ्लाइट में मैं थी, उन्होंने मुझे विंग्स वाली सीट दे दी थी, सो आई वाज सिटिंग, आराम से मैं बैठी थी, वो एयर होस्टेस आके मुझे कहती मैम आप यहाँ बैठी हुई हैं, आर यू मेडिकल फिट? मैं डर गई, मैंने कहा हाँ इमरजेंसी एग्जिट, अगर इमरजेंसी एग्जिट हो जाए आपको ये करना है, यूँ करना है। मैं उसकी शक्ल दी, मैंने कहा आप इतना डरा क्यों रही हो, मुझे उठा दें यहाँ से। When you sit on that seat, that is your basic responsibility होती है। तो जो फ्लाई कर रहे हैं प्लेन, वो कितना मेंटली प्रेशर में होता होगा। हमने देखा ओवर द ईयर्स के फ्लाइंग प्रोसीजर्स भी मॉडर्न हो गए हैं, हमारी क्राफ्ट जो हैं वो मॉडर्न हो गए हैं। कितना मुश्किल था पहले और कितना अब आसान होता जा रहा है, और क्या अभी भी आसान है या नहीं है? देखिए, I'll be very honest, people go like why are pilots paid so much? Pilots are paid for that 1% chance कि खुदा ना खास्ता कुछ गलत हो जाए, because at that time कोई भी पैसेंजर उठ के, कोई भी क्रू, कैबिन क्रू उठ के, they won't know what to do. So that's a responsibility that's always sticking on our head, चाहे जितनी भी स्मूथ फ्लाइट जा रही हो। मतलब लोगों को लगता है क्रूज इज द मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ अ फ्लाइट, बट इट्स टेक ऑफ एंड लैंडिंग। आपकी 7 घंटे की फ्लाइट बहुत अच्छी जा सकती है, लैंडिंग पे खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए। कुछ दिनों पहले हमें पता दैट ब्लैक हॉकर जो क्रैश हुआ अमेरिकन एयरलाइंस के साथ, दैट वाज ऑन लैंडिंग, हेलीकॉप्टर एंड दैट एयरक्राफ्ट, यस, बिल्कुल वो लैंडिंग के लिए और टेक ऑफ के लिए। अच्छा, वैसे मनल एक चीज़ मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अदरवाइज भी ये बड़ी काउंट होती है कि आपका कोई भी ऐसा प्रोफेशन हो जहाँ पर आपको मेंटली बहुत एक्टिव रहना है, विजिलेंट रहना है, कोई आपके पास कोई चारा ही नहीं है, ऐसे में आप खुद को कैसे काम रखती हैं? कोई मेंटल एक्सरसाइज करती हैं? ये चीज़ अदरवाइज भी बड़ी लोगों को पता होनी चाहिए, इसलिए जो आप एक्सरसाइज करती हैं मेंटली खुद को काम रखने के लिए या विजिलेंट रखने के लिए, वो आप प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए। आई थिंक दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ स्ट्रेस रिलीविंग, एंड मेरा जो स्पोर्ट है, आई डू ब्रेकिंग, आई ऑल्सो वन रेड बुल BC1 पाकिस्तान साइफर 2023। सो वो एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें जितनी भी एक्सेस एनर्जी होती है ना, आई फील लाइक निकल जाती है, सो यू ऑलवेज लाइक रिलैक्सड। And plus, I think हमारी training, a crucial part of our training is mental health. So we know how to kind of, you know, stay calm and know what to do when the time strikes. In the pressure situations. अच्छा, मनल, आप उस प्रोसीजर को बता रही थी ना, so कोई एज, मिनिमम एज लिमिट तो आपने बता दी, is there any maximum age limit of entering into a flying school? There is no maximum age limit. I've been thinking it. You know, let me share the experience. मैं 2-3 मरतबा चांस मिस कर चुका हूँ, and I'm very petrified about that. Oh my yes, God, I can't. really? Yes, you should. Yes, I should have. I should have. PPL private pilot license कभी भी ले सकते हैं आप. Go for it. Why not?
Well, I'm planning and let me not spill more beans. आखिर में मैं चाहूँगा कि प्लीज़ थोड़ा सा काउंसिल कीजिए पेरेंट्स को एंड द किड्स कि जी इट इज़ अ गुड फील्ड, यू शुड कम ओवर हियर एंड यू शुड ट्राई दिस एज वेल. आई वुड टेल पेरेंट्स स्पेसिफिकली कि जो भी पैशन है आपका बच्चे का, लेट देम फॉलो इट. आई नो वो डर है कि बड़े होके इतने पैसे कमा ले, कि अपने आप को संभाल ले, कि हमें भी संभाल ले. बट एक चीज़ ज़रूर है, व्हेन योर किड्स पैशन ड्रिवन, जब वो अपने पैशन के लिए कुछ करेंगे, दे विल बी वर्किंग फॉर देमसेल्व्स. सो दे विल ऑब्वियसली वांट टू एक्सेल इन इट बियॉन्ड एनीथिंग. दे विल वांट टू स्काई के बैरियर्स फाड़ के आगे निकलना होगा उनको. So they will not only earn, they will earn recognition from it, they will earn izzat from it. And it's not all about money at the end of the day, it's about being a good human too. Yes. So let them follow their passion and they will inshallah make it and make you proud as well. एक पायलट की तरफ से मैं यही मुहावरा एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो स्काइज को फाड़ के आगे निकलेंगे. थैंक यू सो मच पिनल, बेस्ट ऑफ लक. आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस हमारी तरफ से. और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि इतना मोटिवेटेड इंसान और इतना पॉजिटिव, बहुत अच्छा लगा. और वो भी इतनी कम एज में. और इतनी कम एज में. चलें, ब्रेक पे जाने से कबल एक सैड न्यूज़ आपके साथ शेयर करने के लिए. इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं. प्रिंस करीम आगा खान का इंतकाल जो है वो पोर्टुगल के दारुल हुकूमत लिस्बन में हुआ है और इंतकाल के वक्त प्रिंस करीम आगा खान के अहले खाना उनके पास ही मौजूद थे. आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के ज़रिए उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों ख़ुसूसन एशिया और अफ्रीका में फ़लाही इक़दामात किए हैं. और अगर पाकिस्तान की बात की जाए, चित्राल से लेकर कराची तक आगा खान फाउंडेशन का जो काम है वो उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती है. चाहे वो तालीम का शोबा हो, सेहत का शोबा हो, मईशत और सकाफ़त के शोबे, सब में प्रिंस करीम ने पाकिस्तान की तरक्की के लिए मिसाली खदमात भी सरअंजाम दी हैं. और इसके एवज़ निशान पाकिस्तान और निशान इम्तियाज़ से उन्हें नवाजा भी गया था. इट्स अ वेरी सैड न्यूज़ और हम बहुत ही दुखी दिल के साथ आप तक ये खबर पहुँचा रहे थे. वैसे अब ब्रेक का वक्त हो गया, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं. हुकूमती पॉलिसियों के माशी असरात नज़र आने लगे हैं एटलीस्ट डिजिट्स की सूरत में. और इदारा शुमारियात की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में महंगाई की शरह 9 साल से ज़्यादा के अरसे की कम तरीन सतह पे पहुँच गई है. स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि जनवरी में महंगाई की शरह कम होकर 2.4% रह गई है. इस हिसाब से तो बहुत कुछ हो सकता है. आई मीन जो लोग ये सुन रहे होंगे उनका अगला सवाल, मुझ समेत उनका अगला सवाल ये है कि फिर हमारी जेब पे भारी क्यों पड़ रहे हैं मामला. मैं एग्जैक्टली अभी आपसे यही कहने वाली थी कि हम ये बात कह तो रहे हैं, लेकिन क्या वो चीज़ प्रैक्टिकली मुमकिन हो पाई है? हाँ, वो लोगों तक उसका इफेक्ट आया है, नहीं आया है. बात करने तक तो एक डिफरेंट चीज़ होती है. पेट्रोल और बिजली और हम जो ये बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली इदारा शुमारिया जो है वो दालें और आटा और चीनी और घी के हवाले से बात करते हैं. और हमने ये खबर दे दी है तो इस पर जो रमज़ान से पहले जो गिरा फरोश हैं वो ज़रूर उन लोगों ने सुन ली होगी, तो उसके बाद उन्होंने चाकू छुरियाँ तेज़ करना शुरू कर दी होंगी. लेकिन चलिए हम जो एक्सिस्टिंग सिचुएशन उस पर बात कर लेते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माशियात डॉक्टर खाकान नज़ीर. डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग. उम्मीद आप खैरियत से होंगे. एंड आई एम रियली सॉरी टू आस्क यू दिस अगेन एंड अगेन, लेकिन क्योंकि हमसे ये बात शेयर की जाती है अगेन एंड अगेन कि महंगाई नीचे आ रही है अगेन एंड अगेन, तो क्यों हम तक नहीं पहुंच रही हैं उसके समरात. अब तो देखिए मैं आपसे 10वीं 11वीं मरतबा सवाल कर रहा हूँ डॉक्टर साहब कि वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट कब होगा, तो आखिर कब होगा? देखिए सबसे पहले जो है ना, ये इम्पोर्टेंट है कि सारे लोग, पॉलिसी मेकर्स भी, अथॉरिटीज भी और लोग भी ये समझें कि महंगाई में कोई कमी नहीं आ रही. महंगाई के बढ़ने की रफ्तार में कमी आ रही है. महंगाई की जो शरह है, जिस तरह वो बढ़ती है सालाना की बेसिस पर, वो कम हो गई है. अब इसका क्या मतलब है? 2023 का जब मालियाती साल खत्म हुआ जून में, तो महंगाई 29% पिछले साल से बढ़ी थी. एक चीज जो 100 रुपए की थी वो 129 रुपए की हो गई. जब अगला साल खत्म हुआ तो उसके ऊपर 23% कीमतें बढ़ी. अब पिछले 7 माह में ये जो महंगाई है ये तो हो चुकी है, यानी कि 29% और फिर 23%. अब उसके बाद इस 7 माह में महंगाई के बढ़ने की रफ्तार 6% पर आ गई है. यानी कि कहना ये चाहिए कि महंगाई या चीजें सस्ती नहीं हुई हैं, पर जिस शरह से वो बढ़ रही हैं उसमें एक खातिर खा कमी आ गई है. दिस इज द एक्चुअल पोजीशन.
सो लोग तो अब भी जब मार्केट जाएंगे, जब सामान खरीदेंगे, तो उनको चीजों में कुछ महंगाई पिछले साल से दिखाई देगी, पर उसकी रफ्तार कदरे कम है कंपेयर टू वेयर वी वर इन द प्रीवियस ईयर्स। और इसकी वजह एक, पाकिस्तान में जो फूड प्राइसेस हैं वो ज्यादा स्टेबल हो गई हैं क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर पिछले साल अच्छी हुई। नंबर 2, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कम हो गई है, उसकी वजह यह है कि रुपया स्टेबल हुआ। तीसरी वजह बेस इफेक्ट है, यानी कि पीछे 29 और 23% चूंकि कीमतें बढ़ी थी, तो उनके ऊपर कीमतें जो हैं वो 6-6.5% ही बढ़ी हैं, यानी कि एक बेस इफेक्ट बहुत पॉजिटिव है। और आखिरी वजह यह है कि प्राइस पास थ्रूज ऑफ एनर्जी सेक्टर, गैस के भी और बिजली के भी पिछले सालों में बड़ी शरह से हो गए हैं। तो इस साल जो 2024 जुलाई में शुरू हुआ मालियाती, और ये 7 माह का डेटा हमारे सामने आया, हमें ये दिखाई दे रहा है कि महंगाई के बढ़ने की शरह में खातिर खा कमी आ गई है। बट ये करने के लिए हमें एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रखनी पड़ी, हमें अपनी इकोनॉमी को स्लो करना पड़ा। तो इसका एक नेगेटिव इफेक्ट ये है कि हमारी ओवरऑल जो ग्रोथ है, यानी कि शरह नमू, वो 1% भी नहीं थी पहले क्वार्टर का जो डेटा आया है, जिसका मतलब है जुलाई से सितंबर तक। सो पीपल हैव पेड अ प्राइस इन वन सेंस, यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं निकली, इकोनॉमी को स्लो करना पड़ा। अब वक्त ये है कि हम अपने वो काम करें कि जो मुल्क की इकोनॉमी की ग्रोथ को वापस ला सकें। इस वक्त जो मुल्क की पैदावारी सलाहियत है, जो मुल्क की एनर्जी एफिशिएंसी है, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट में खातिर खा बढ़ाने की जरूरत है, जब तक ये सारे काम नहीं होंगे, पर ये साल आपके लिए। जी नजीब साहब, अभी आपने कहा कि हम ऐसे काम करें कि जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़ जाए, तो थोड़ी सी इस बात पर रोशनी भी डाल देते हैं कि वो ऐसे काम हैं क्या जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो सकती है? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। लेकिन पहले तो ये है कि थोड़ा सा हम बिलीव करें कि हमें इकोनॉमी का हुजम बढ़ाए बगैर, जिसका मतलब है कि एग्रीकल्चर का हुजम बढ़ाएंगे तो लॉन्ग टर्म प्राइसेस स्टेबलाइज करेंगी। अगर आज भी 5.5 मिलियन बेल्स बनेंगी पाकिस्तान में कॉटन की, जबकि जरूरत 12 से 14 मिलियन बेल्स की है, तो फिर आप इंडस्ट्री को बढ़ा नहीं सकते। अब क्यों नहीं आती हमारे यहाँ इस तरह की कॉटन जो कि आनी चाहिए? हमारे साथ वाले ममालिक ने फॉर एग्जांपल बीटी कॉटन, जिसको हम कहते हैं, ऐसे सीड यूज किए कि उनकी जो यील्ड है वो बढ़ी, यानी कि पैदावारी सलाहियत बढ़ी। पाकिस्तान की सबसे बढ़ के जो एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम है वो उसकी पैदावारी सलाहियत है, जिसमें बीज का भी कसूर है, मैकेनाइजेशन भी कम है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन यानी कि उनके पास फाइनेंसिंग कम है, उनकी जिसे कहेंगे समझ कम है। ये सारी चीजें करने वाली हैं। ये हार्ड वर्क है जो इस इकोनॉमी पे मैडम हुआ नहीं है। जब तक ये हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो कोई ऐसा और तरीका नहीं है कि हम मुल्क को दुरुस्तगी की राह पर लॉन्ग टर्म में डाल सकें। बेसिकली डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात से समझाऊं कि अभी तक हमने रिपेयर का काम किया है। छत जो है वो लीक हो रही थी, फ्लोरिंग उखड़ गई थी, और छत की लीकें और दीवारों की सीपेज और ज़मीन की फ्लोरिंग को ठीक किए बगैर हम नया पेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना सर? नाउ द थिंग इज़ कि इसके साथ भी कि हमने रिपेयर वर्क किया है, हमने क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि हम इन दो चीज़ों को किसी तरीके से साथ साथ चला सकते? क्योंकि आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट 2 पीपल हमारे खित्ते में, एक डॉक्टर यूनुस ग्रामीण और दूसरे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस वक्त भारत और बांग्लादेश पे बहुत कड़ा वक्त आया था मईशत का, ये 2 लोग उठे थे और इन्होंने फिर मामला ठीक किए थे। सो आपको हमारे यहाँ ऐसा कोई शख्स नज़र आता है जो ये ठीक कर सके? और दूसरी चीज़, हमने जो चीज़ की है पिछले 3 सालों में, दैट इज़ टैक्स नेट बढ़ाएं, टैक्स नेट बढ़ाएं, टैक्स नेट बढ़ाएं। देयर इज़ नो प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, देयर इज़ नो मॉडर्नाइजेशन और मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एंड देयर इज़ नॉट अ सिंगल, जिसको हम कहते हैं, अभी पिछले दिनों के इलेक्ट्रिक की हम बात कर रहे थे, और 1 मेगावाट बिजली नहीं बनाई हमने। तो हम अपनी प्रोडक्ट्स को वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, हम अपने प्रोडक्ट को बना नहीं रहे, उनको ठीक नहीं कर रहे, एंड वी आर जस्ट चर्निंग द कॉमन पीपल, और उनसे हम जितना निकाल सकते हैं इतना निकाल रहे हैं। सो क्या ये चीज़ें इकट्ठे चल सकती हैं? आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। देखिए, एक तो पाकिस्तान, अगर आप पिछले 77 साल में देखें तो 24 बार IMF के दर पे गया है। IMF एक ICU का डॉक्टर है, मैं हमेशा आसान लफ्जों में समझाता हूँ। तो अगर अभी भी IMF के दर पे हैं तो एक ICU
आपके डॉक्टर के दर पे हैं। वो काम करता है जो आप जिक्र कर रहे हैं, जैसे कि टैक्सेस बढ़ा दो, अपना खसारा कम कर लो, इकोनॉमी को स्लो कर दो, अपना बैरूनी खसारा कम कर दो। ये 2 खसारों को संभालता है। पर असल बात जाकर देखनी है कि ये खसारे हो क्यों रहे हैं। जैसे आप फरमा रहे हैं, मनमोहन सिंह जब आए थे 1990-91 में वजीर खजाना बनकर, वो एक पाए के इकोनॉमिस्ट थे। पाकिस्तान वहीं खड़ा हुआ है शायद कई चीजों में जहां इंडिया 1990 की दिहाई में खड़ा था। उन्होंने IMF का रुख नहीं किया, बल्कि वो कलीदी काम इकोनॉमी को, यानी कि सबसे पहले उन्होंने खसारा कम करने के लिए एक्सपेंडिचर्स कम किए, टैक्सेस नहीं लगाए। मैं आज भी कहता हूं कि एक्सपेंडिचर रिफॉर्म पाकिस्तान का प्रेसिडेंस लेना चाहिए आज कंपेयर टू टैक्सेस, ताकि इकोनॉमी की एफिशिएंसी बढ़े। नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान की डीरेगुलेशन, ये हम कर नहीं पा रहे। इतनी ज्यादा रेगुलेट किया हुआ है इकोनॉमी को, इतनी रेगुलेटरी एजेंसीज बढ़ा दी हैं। मनमोहन सिंह ने भी इंडिया में यही किया था कि ही मूव द इकोनॉमी, वो जो एक जिसे कहते थे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ था, तो 2-2.5-3% को क्रॉस नहीं करता था, इकोनॉमी को ओपन अप किया, लाइसेंस राज खत्म किया। पाकिस्तान को भी, मैंने एक किताब लिखी है इस पे, वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में 2016 पे उनकी वेबसाइट पे भी पढ़ी है कि कैसे पाकिस्तान को डीरेगुलेट किया जाए। कि आपने कारोबार सेट करना है, आपको आसानी हो वो काम करने की, आपने फाइनेंशियली लोन लेना है, आपको आसानी हो वो काम करने की। तीसरा सबसे बड़ा जो इस वक्त पाकिस्तान का ग्रोथ को इम्पीड कर रहा है वो है कि एनर्जी सेक्टर टोटली सरकार के हाथ में है। 10 डिस्कोस सरकार चला रही है, सुई सर्दन सरकार चला रही है, जनरेशन कंपनी सरकार चला रही है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सरकार चला रही है। ये एक इनएफिशिएंट लॉस मेकिंग सिस्टम है जिसमें हम समझते हैं कि हम बोर्ड इतना प्रेशर है। और डॉक्टर साहब आपने कहा कि इसको ऐसे कर लें कि सरकार के पास है, सरकार चला नहीं रही है, सरकार से मामला चल नहीं रहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, और ऑलवेज इन अ प्लेजर टॉकिंग टू डॉक्टर खाकान नजीब। और जिस तरीके से बात करता है, आई होप कि उनकी जो किताब रखी हुई है वो पढ़ लें, हुकूमती नुमाइंदे भी पढ़ लें। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब वगैरह तो देखती होंगी आप? यूट्यूब तो खैर देखते हैं हम, हमारा अपना बोल का कितने मिलियन फॉलोअर्स हैं, और डगी भाई के कितने फॉलोअर्स? आई वाज टेकिंग यू ओवर देयर, आई वाज टेकिंग। अच्छा, मुझे भी देखें, मुझे एतराफ़ कर लेने दीजिए कि एक तो मैंने कोई चीज़ देखी नहीं इनकी, और जो मैंने देखी है ना बस वो रहने दीजिए। एक दो बार आई वॉच्ड, और माजरत के साथ वो इतनी मुगल्लिस और उसमें इतनी गालियां होती थी कि शुरू में, अगर मैं एतराफ़ करूं कि अगर शुरू में हंसी भी मुझे आई, तो दूसरे ही पल मैंने कहा कि यार अगर ये मेरा भांजा भांजी देखेगा, व्हाट्स गोइंग टू हैपन देन। तो जनाब हुआ ये है इन दिनों के, और इनका नाम सादुर रहमान है, ये भी मुझे नहीं पता था, ये भी मुझे आज जो है वो हमारे सिकंदर भाई जो हमारे जो हैं प्रोड्यूसर, उनकी वजह से मुझे पता चल गया था। थैंक यू सिकंदर भाई। सादुर रहमान जो है उर्फ डकी भाई और यूट्यूबर है शाम इदरीस, उनके दरमियान एक तनाज़ा खड़ा हुआ, और वो तनाज़ा ऐसा खड़ा हुआ, वो उन्होंने बात की अखलाकियात और जिम्मेदारी के हवाले से बहस हुई। ये बहस होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीज़ है ही नहीं उस पर बहस हो कैसे सकती है? जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती उसके ऊपर बात हो रही है। अच्छा, अब हुआ ये कि जी शाम इदरीस हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी की और उसमें इन्होंने इंकशाफ किया कि जो नहीं, इंकशाफ नहीं, इल्ज़ाम लगाया उन्होंने। अच्छा जी, ये कहा जा रहा है कि इल्ज़ाम लगाया है। वैसे वो ठीक ही कह रहे होंगे, क्योंकि जो करते हैं वो ये डकी भाई जो हैं, वो जो छोटे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वैसे कौन छोटा कौन बड़ा इस पे कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन चले कम सब्सक्राइबर्स होते हैं, चले कम सब्सक्राइबर्स वाले, ठीक है ना, वो उनको बुली करते हैं और धमकियां देते हैं, और यहाँ तक कि उन पर जिस्मानी हमला भी करते हैं। क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है कि और उनकी इदरीस की जो वीडियो है उसके बयान के बाद अब मद्दाहों ने डकी भाई का जो चैनल है वो अनसब्सक्राइब कर दिया है, और सब्सक्रिप्शन आ भी नहीं रही है नहीं, जिसके नतीजे में उनके सब्सक्राइबर्स में नुमाया कमी वाकई हो गई। ओहो हो, ये क्या हो गया? दर्द हो गया दांतों में क्या? अच्छा, आप जो स्टैट्स देख के परेशान हो गई। उनका सब्सक्राइबर्स का जो शुमार है वो तकरीबन 8.56 मिलियन से घटकर अब 8.1 मिलियन रह गया है। यानी डकी भाई के एक हफ्ते में 4 लाख सब्सक्राइबर्स कम हो गए। सांस कैसे आ रही होगी अब? नहीं, मेरे ख्याल से वो फिर कुछ क्रिंज करेंगे और ये 4 लाख के फिर 10 लाख कर लेंगे। सो ये कुछ हुआ है यूट्यूब के, और मैंने तो देखे साफ सी बात है कि देखा नहीं है। उनके इतने सब्सक्राइबर्स ऐसे ही है ना, उनको देखने वाले भी तो हैं, वो कंटेंट देख रहे हैं तो वो बना रहे हैं। भाई बिल्कुल, जो कंटेंट देख रहे हैं, यकीनन आप लोग तो ऐसे नहीं होंगे ना, तो
फैसला कर लें कि आपने क्या देखना है क्या नहीं देखना। हमने फैसला कर लिया कि हम नहीं देखेंगे, लेकिन एक और फैसला भी किया है कि ब्रेक में हम जाएंगे और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। एक बार फिर आपको कहेंगे शो में खुशामदीद। हमारा ये जो सेगमेंट है इट्स फॉर ऑल दोज पेरेंट्स, उन तमाम वालिदैन के लिए जिनके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और अगर तो वो कहीं जॉब में बिज़ी हैं या अपने हाउस चोर्स में बिज़ी हैं और वो उनको समझ नहीं आ रहा कि वो बच्चों को मेंटली टफ़ कैसे बनाएं, टू द फैक्ट कि अगर उस बच्चे को कोई गलत तरीके से टच कर रहा हो, कोई गलत तरीके से देख रहा हो और उसके साथ कुछ गलत करना चाह रहा हो, तो बच्चा रिएक्टिव कैसे हम बना सकते हैं, आज हम उस पर बात करने जा रहे हैं। हम बात करते हैं कि जब कोई अगवा हो जाता है और उसके बाद एक वावेला मच जाता है, फिर उसके बाद पुलिस इन्वॉल्व होती है और बाकी तमाम तरह इदारे इन्वॉल्व होते हैं। कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो रिलेटिव्स हैं वो उनमें इन्वॉल्व होते हैं। पाकिस्तान के किसी भी कोने में इस तरह की ख़बरें जब आती हैं तो दिल दहल सा जाता है, लेकिन हमने देखा हालिया कराची में ही इस तरह के वाक़यात हुए। और अब इसमें सिर्फ रिलेटिव नहीं, वो बच्चा अगर कहीं पढ़ने जा रहा है या इवन इन स्कूल कोई टीचर है या समथिंग लाइक दैट, इस बात से कता नज़र कि कोई भी रिश्ता ख़राब नहीं होता। और हमारी इस बात को हम डिस्क्लेमर के साथ कर रहे हैं कि उस्ताद से लेके आपके रिश्तेदार सब बहुत ही मुक़द्दस रिश्ते होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे माजरत के साथ घटिया लोग भी होते हैं जो इस तरह का कभी फेल करते हैं। तो हम किस तरीके से अपने बच्चों को जो है उनको उनके अंदर एक अलर्ट सिस्टम करें, उनको साइकोलॉजिकली कैसे स्ट्रॉन्ग करें। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नफ्सियात किरण जावेद साहिबा, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मेरे ख्याल से बात हमने तो कर दी है, इट्स नाउ ऑल अप टू यू। किस तरीके से हम आगाज़ करें उन बच्चों को अवेयर करने का कि भाई अगर कोई तुम्हारी तरफ गलत तरीके से देख रहा है, इफ़ समबडी इज़ लुरिंग यू इनटू समथिंग, तो उनका वो जो रेड अलर्ट मैकेनिज़्म है उसको हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें? वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग ऑन दिस सीरियस कॉज विच इज़ रियली हैपनिंग। और आजकल तो आप देखिए कि बहुत ज़्यादा इसमें तेज़ी आती जा रही है। सो अब हमें उस पुराने माइंडसेट को छोड़ना होगा जिसमें कि बच्चों से ऐसी बात नहीं करते, चुप, बच्चे सुन लेंगे। आई थिंक आई नीड टू से टू पेरेंट्स कि प्लीज़ इस चीज़ से बाहर आ जाएं एंड स्टार्ट एजुकेटिंग योर चाइल्ड। अवेयरनेस का टाइम आ चुका है। सेक्स एजुकेशन बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको पता होना चाहिए कौन आपको टच कर सकता है, कौन आपको टच नहीं कर सकता। टच में भी गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, कौन सी जगह हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम कब अनकंफर्टेबल फील करते हैं और हमें उसके लिए स्पीक करना है, बोलना है, आवाज़ उठानी है। सबसे पहले पेरेंट्स का माइंडसेट चेंज होने की ज़रूरत है। बिल्कुल। उसके बाद आते हैं बच्चों को एजुकेट कैसे किया जाए। बच्चों को देखिए इसकी कोई उम्र नहीं है। हम एज अ साइकोलॉजिस्ट ये बात कहते हैं कि 2 साल से ऊपर बच्चों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। येस, लेवल्स डिफरेंट हो सकते हैं। छोटा बच्चा है उसको जस्ट बॉडी पार्ट्स के बारे में बताए, जिसना हैंड्स हैं, नोज़ है, आइज़। हम कहते हैं ना बच्चे व्हाट इज़ दिस, आइज़, नोज़। इसी तरह बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता बॉडी पार्ट की शनाख्त होनी चाहिए। फिर कौन सा बॉडी पार्ट है जो हमें बड़े प्राइवेटली हमें रखना होता है, ठीक है, कहाँ पर कोई हमें टच नहीं कर सकता, हमें लिप्स पे, छाती पे, प्राइवेट पार्ट्स पे, बट पे कोई बॉटम्स पे टच नहीं कर सकता। ये बात आहिस्ता आहिस्ता लेवल्स आते हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल। फिर टीनेजर्स की अलग एजुकेशन होती है इन चीज़ों लेवल पे, जब साइकोलॉजिकल और बॉडीली चेंजेस आ रहे होते हैं, ठीक है, वो टीनेजिंग की इस फेज पे होता है, टीनेजर्स बन रहे होते हैं। तो उसके बाद जो चेंजेस आते हैं तो उसमें क्या क्या फीलिंग्स आ सकती हैं, क्या क्या अट्रैक्ट किया जा सकता है या अट्रैक्ट हो रहा होता है, उस टाइम पर बेहतर तौर पे अपने आप को, अपनी साइकी को, अपने आप को कैसे संभालना है, मैनेज करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना शॉर्ट है और ये टॉपिक इतना वसी है कि इसके ऊपर जितनी ट्रेनिंग या बात की जाए कम है। डॉक्टर साहब, आप ये जितनी मैं करंटली बात करूँगी, जितनी अभी गुमशुदा बच्चे हैं रिपोर्ट्स हुई हैं, वो मोस्टली मोटरसाइकिल पे बैठ के बड़े मज़े से जा रहे हैं, ठीक है, या उनको ईज़िली अबडक्ट कर लिया गया है। तो पहली स्टेज ये आ जाती है कि अगर कोई स्ट्रेंजर है, अननोन है और बच्चा उसके सामने खड़ा है, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स को भी ये नहीं पता कि बच्चे को बताएं क्या कि अगर वो स्ट्रेंजर के सामने खड़ा है तो हमें क्या कहना चाहिए। तो मैं चाहूँगी आप पेरेंट्स को बताएं
कि वो बच्चे को कैसे समझाएं कि अगर कोई स्ट्रेंजर आ गया है, वो आपको बुला रहा है, कोई चीज़ खिला रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे बिठा रहा है, गाड़ी में बुला रहा है या कोई तोहफा दे रहा है, बच्चे को कैसे रिएक्ट करना चाहिए और किस तरह मना करना चाहिए, क्या कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो देखिए बच्चे की एज क्या है, वो क्यों स्ट्रीट में है, क्यों गली में है, क्यों घर से बाहर है विदाउट सुपरविजन, किसी भी केयर गिवर के बगैर क्यों है। ठीक है, सबसे पहले ये पेरेंट्स को यहाँ पे विजिलेंट होना चाहिए। सेकंड, अगर ऐसा है भी कि वो मदरसा जा रहा है, स्कूल जा रहा है, वैन से उतर के घर तक आ रहा है, तो डेफिनेटली वो ऐसी जगह है जहाँ पर हर वक्त पेरेंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, सो उसमें ज़रूरी है कि बच्चे को बताया जाए कि कौन आपको बुला सकता है और आप जा सकते हो, जब तक कि वो घर वाले ना हो, माँ बाप, दादा दादी, बहन भाई, ठीक है, अंकल आंटी जो आपके घर में मौजूद है वो आपको बुला सकते हैं। इसके अलावा जो भी बुलाए, स्ट्रेंजर्स आर डेंजर्स का हम एक फिनोमेना, एक स्लोगन यूज़ करते हैं, स्ट्रेंजर्स आर डेंजर्स। आपने आवाज़ वो दे भी रहे हैं तो आपने उनको सुनना नहीं है, आपने वापस पलटना है और अपने घर की तरफ सीधा आना है। और कोई आपको अप्रोच करना चाहे तो सीधा आपने चीखना है, स्क्रीम करना है, ठीक है, और आपने आवाज़ देनी है। ठीक है, चाहे आप मम्मा पापा की आवाज़, कोई बात है ना, जिस एज के बच्चे को आप सिखा रहे हैं उस हिसाब से उसको कोड्स बता दें। ठीक है, या उसको कुछ वर्ड बता दें कि ये आवाज़ आपने शाउट, क्योंकि बच्चों में एलिमेंट तो है ना, चीखना, एनर्जी, उस एनर्जी को बेहतर तौर पे यूटिलाइज वो बच्चा कैसे कर सकता है, वो कॉन्फिडेंस पेरेंट्स ही दे सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, हम ये सोचते हैं ना नहीं बच्चा नहीं कर पाएगा, डर जाएगा, वो वही बच्चे नहीं कर पाते और डर जाते हैं जिनको घर वाले यानी पेरेंट्स वो कॉन्फिडेंस नहीं देते हैं, वो घर डरे हुए होते हैं। अगर पेरेंट्स शुरू से ही वो एजुकेशन देंगे, अवेयरनेस देंगे बच्चों में, ट्रस्ट मी साइकिकली कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा, डर कम होता चला जाएगा, ये प्रूवन बातें हैं। ठीक है जी, तो इस तरह पेरेंट्स को अब खबरदार होना है इस चीज़ पे और निकलना है इस जहन, इस माइंड सेट के साथ कि नहीं कुछ नहीं होगा, अल्लाह ताला हिफाजत करते हैं, बेशक अल्लाह ताला हिफाजत करते हैं। मीडियम्स अल्लाह ताला ने दुनिया में बनाए हुए हैं, पेरेंट्स या जो भी हमारे केयर टेकर्स हैं, दे आर एज अ गार्ड, दे सर्व एज अ गार्ड। तो गार्ड को फिर बच्चे को बताना भी है कि उसको भी खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें जितनी जिम्मेदारी वालिदैन की है, सब आप समझती हैं कि उतनी जिम्मेदारी हमारे स्कूल्स की भी है, रादर देन जस्ट उनको एक भारी बस्ता कंधे पे पहना के और उनको उनके यूनिट टेस्ट लेके और उनको फर्स्ट सेकंड प्राइज़ दे के, ये एंड रिज़ल्ट नहीं होना चाहिए स्कूलिंग का। स्कूलिंग शुड बी लाइक दिस एज वेल, कि वहाँ पे भी इसको इसी तरीके से समझाया जैसे हम घर में समझा रहे हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी स्कूल्स और कॉलेजेस में जाती हूँ फॉर द अवेयरनेस सेशंस, और जिसमें ये टॉपिक भी होता है और अदर टॉपिक्स भी। तो इसमें जब मैं बात करती हूँ तो असातिज़ा और स्कूल के मैनेजमेंट को ये क्लियर मैसेज देती हूँ कि प्लीज़ हैव वर्कशॉप्स, हैव सम ट्रेनिंग सेशन, हैव सम बच्चों के लेवल की कुछ क्लासेस, कुछ सेशंस ऐसे कराएं जिसमें बच्चे बहुत ही इजीली पिक भी कर सके। पिक्टोरियल वे में हो सकता है, वीडियो वे में हो सकता है, एक्टिविटी बेस्ड हो जाता है। ठीक है, जिस तरह से एक बच्चे को टीचर ने पकड़ा और कहा कि देखिए आई एम टचिंग यू, तो आपने कैसे मना करना है, कैसे अपने आप को हटाना है, किस तरह से भाग जाना है, टोटल एक ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। तो टीचर्स देखिए उस्ताद कौन होते हैं, रूहानी वालिदैन, ठीक है जी, स्पिरिचुअल पेरेंट्स होते हैं हमारे। बच्चे सबसे ज़्यादा जब वो स्कूल गोइंग होते हैं तो उसके बाद सबसे ज़्यादा वो स्कूल में वक्त गुजारते हैं 7-8 घंटे, और वहीं से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, सो पेरेंट्स जो स्पिरिचुअल पेरेंट्स हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों को अवेयर करने में, एजुकेट करने में, सिखाने में और उनको बेहतरीन शहरी और एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनाने में। बिल्कुल ऐसे ही, बल्कि ये तो बहुत अच्छा आपने मशवरा दिया। और अक्सर मैं भी ये बात कहती हूँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको ये ज़्यादा बातें बताने की ज़रूरत होती है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप जैसे आप किरण साहिबा हैं या और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, प्लीज़ जो स्कूल अगर हमें इस वक्त कोई देख रहे हैं, टीचर्स, प्रिंसिपल, या आप इन लोगों को बुलाइए और वर्कशॉप्स करवाइए और इंटरेक्टिव सेशन रखिए। मतलब ये नहीं कि बच्चा सिर्फ बैठ के सुन रहे, उस पर उसका असर नहीं होगा। बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए उस वर्कशॉप में। जब बच्चे खुद इंटरेक्ट करेंगे, प्रैक्टिकली उस चीज़ को देखेंगे ना, तो वो ज़्यादा लर्न करेंगे। ऐसा ही है ना? इसमें एक चीज़ नाउ कम्स द अर्बन एंड रूरल डिवाइड। इवन हमारे शहरों में भी देर आर पॉपुलेशंस के जो स्लम्स में हैं और ये सारी चीज़ें, जहाँ हमारे अर्बन सेटलमेंट से इस तरह के वाक़यात आते हैं, वैसे ही वाक़यात उन रूरल सेटलमेंट से, स्लम से भी आते हैं। बतौर स्टेट हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है कि वो जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे या फिर जो कचरे में खेल रहे हैं, नदी नाले में खेल रहे हैं, यहाँ पे अब जिम्मेदारी देखिए, ना उनके वालिदैन इतने पढ़े लिखे हैं, ना उनको स्कूल का एक्सेस है, नाउ कम्स द कम्युनिटी डेवलपमेंट ना। तो उस पर आप क्या समझती हैं कि वो भी हमारा पार्ट है, वो भी हमारा माशरे का हिस्सा है, उनकी तरफ हम कैसे तवज्जो अपनी करें और उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, उसमें स्टेट की आपने बात की तो स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसके अलावा बहुत से प्राइवेट NGOs और डिफरेंट चीज़ें वो क्या कर सकते हैं, मिलके
कम्युनिटी बेस्ड काम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास स्कूल कॉलेजेस या किसी भी इंस्टीट्यूशन का एक्सेस नहीं है बिकॉज ऑफ देयर लिविंग रूरल एरियाज में नहीं होता। सो कम्युनिटी बेस्ड उनकी जगह पर जाके सब जमा हो जाते हैं वहाँ पर एंड दे आर वेरी मच ईगर कि भाई शहर वाले आ गए और क्या बात हो रही है, दे आर वेरी सो उनके इसी चीज़ को पिक करते हुए मेक समथिंग इंटरेस्टिंग, बच्चों को सबको जमा किया, उनके पेरेंट्स को जमा किया, उनको एजुकेट किया, उनके साथ बैठे, उनके साथ उनको कॉन्फिडेंस दिलाया। पेरेंट्स के माइंडसेट को चेंज करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ज़ाहिर है वही कदीम सोच के साथ सब मौजूद हैं, सब उस माइंडसेट रिजिड बिलीव्स के साथ मौजूद हैं, ठीक है, और वो कुछ एक दो चीज़ों को ही जरिया बनाते हैं, बात नहीं वो बच्चा बाहर गया क्यों, क्योंकि माँ की गलती थी, ना जाता तो यही होता, तो ब्लेम गेम्स पे तरबियत पे आना। तो हालांकि ये शहर में ऐसे लोग बहुत मौजूद हैं जो पीडोफाइल्स हैं। पीडोफाइल्स की मैं बीच में एक बात करना चाहूँगी। पीडोफाइल्स वो होते हैं जिनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ बच्चे होते हैं, 2 साल से ज़ायद, ठीक है, 10, 12, 13, 14 और समटाइम्स जो प्री एडोलेसेंट स्टेज होती है उन पर भी उनका वही सोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं और वो उन्हीं पे जाते हैं। इनके माइंड में ये होता है कि उनको प्लेजर सिर्फ और सिर्फ बच्चों से मिलेगा। व्हाट दे डू, ये बच्चे को किसी भी तरीके से अपने सामने अट्रैक्ट करेंगे, वट एवर टैक्टिक्स उनके पास होती हैं, और फिर उसके बाद जो बच्चों के साथ ज्यादती का निशाना, जिनसी ज्यादती का निशाना बना के उनको फिर या मार देते हैं आउट ऑफ देयर फेयर कि अब वो एक्सपोज ना हो जाएं, ठीक है, और या तो फिर वो किसी तरह इधर उधर कर देते हैं। और इसीलिए हमारे कल्चर में देखें, मुल्क में देखें, आजकल भी जो किडनैपिंग बहुत ज़्यादा फैली हुई है और लोगों को कुछ पकड़े भी गए, उन्होंने भी ये चीज़ को रिपोर्ट किया कि यस ये है। तो पीडोफाइल बहुत इन्हीं पे फिर ज़्यादा में क्रैकडाउन होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, वक्त की कमी है, बट आपने जितनी बातें की बहुत कारामत थी। उम्मीद करते हैं कि वो आगे आने वाले जो हमारा माशरा है उसके काम ज़रूर आएंगी। और फैसल एक चीज़ मैं जाते जाते ज़रूर कहना चाहूँगी, ज़रूरी नहीं कि आप किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को बुलाएं। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जो गेटेड कम्युनिटीज़ हैं, जो अपार्टमेंट्स हैं, जो कहते हैं जी हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की फ़ीस एंड ऑल, अपनी मदद आपके तहत जो भी कोई बड़े हैं वो सारे बच्चों को जमा करके बात समझा दें। सारे पेरेंट्स कम्युनिटी एक सर्विस भी हो जाएगी आपकी इस तरह से, क्योंकि बच्चे बड़े मासूम होते हैं। प्लीज़ इनके जहन को खुद आपने अच्छा करना है, ये सब चीज़ें आपने खुद ही उन्हें समझानी है। चलिए अब आपसे लेने का हो गया है इजाज़त। हम आपसे आप कल फिर मुलाकात करेंगे इस वादे के साथ कि आप अपना ख्याल रखेंगे और कल दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।